Okay, so Bismillahirrahmanirrahim. Let's start with the formal session now. So आप लोग अभी चार पांच लोग हैं। आई एम श्योर कुछ लोग और भी रजिस्टर्ड हैं, वो भी कोर्स में फॉलो कर जाएंगे। तो इसलिए थोड़ा सा लेक्चर जो है वो हम रिकॉर्ड भी करेंगे साथ साथ, और इसके वीडियो लिंक्स मैं आपसे शेयर भी करूंगा ताकि अगर आप दोबारा देखना चाहो तो देख सको। जो कोर्स है, दिस कोर्स इज रिसर्च मेथड्स एंड प्रोफेशनल एथिक्स के नाम से कोर्स ऑफर होता है। यहाँ पे डिस्प्ले में कर देता हूँ, अभी स्लाइड्स कोई नहीं, जस्ट अ डिस्कशन। तो अभी जिससे आपसे मेरी बात भी कुछ हो गई है, मैंने आपके बारे में कुछ चीज़ें आपने मुझे गाइड कर दिया है कि आप किस आप बैकग्राउंड के साथ हैं और किस तरीके से आप लेके चलना चाह रहे हैं। रिसर्च, ये जो कोर्स ऑफर किया जाता है, इस कोर्स का मकसद ये है कि बहुत सारे कंफ्यूजन डाउट्स होते हैं स्टूडेंट्स के दिमाग में कि यार रिसर्च हमने किस तरह से लेके चलनी है, और इसको एक थीसिस के अंदर किया क्या जाता है। रीज़न बीइंग कि ये जो मास्टर्स लेवल पे रिसर्च होती है, ये एक फॉर्मल स्टाइल ऑफ रिसर्च है। इट्स नॉट एन इनफॉर्मल वे ऑफ रिसर्च। हर वक्त हम रिसर्च कर रहे हैं, मैं और आप। हम हर वक्त कुछ ना कुछ। इनफैक्ट रिसर्च का मकसद क्या होता है? टू फाइंड सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। यू ऑलवेज आर इन प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग सोल्यूशंस। आप सुबह आज उठे तो आपने पहले सोचा कि मैं क्या नाश्ता करूंगा, इसका एक सोल्यूशन निकाला होगा, यार आज ये करना। आपने कपड़े डिसाइड किए मैंने क्या पहने। आपने अपना मोड ऑफ कम्युनिकेशन, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट डिसाइड किया कि मैंने कैसे आज जाना है क्लास में। और इस तरह से आप रात तक और अगले दिन तक और पूरे महीने पूरे साल आप यही कर रहे हैं। हमेशा कुछ ना कुछ आप, एक प्रॉब्लम आता है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें। दिस इज व्हाट वी कॉल रिसर्च। रिसर्च इज फाइंडिंग सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम, या पर्पस ऑफ रिसर्च इज फाइंडिंग सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। लेकिन ये जो इनफॉर्मल रिसर्च है, इसमें और फॉर्मल रिसर्च में थोड़ा सा फर्क है। वो फर्क हमने आइडेंटिफाई करना है और उस लिहाज से अपने आप को अलाइन करना। और इस कोर्स का मकसद यही है कि आपको ये चीज़ गाइड की जाए कि किस तरीके से हम रिसर्च को फॉर्मली करते हैं, जिसकी रिक्वायरमेंट एकेडमिक तौर पे है, एक यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि ये चीज़ें आप सीखेंगे, फिर इन चीज़ों की बुनियाद पे आप अपनी एक्चुअल लाइफ के अंदर बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव भी कर सकते हैं। अदर देन दी फॉर्मल एकेडमिक रिसर्च, देर इज ऑलवेज फॉर्मल नॉन एकेडमिक रिसर्च, जिसके अंदर आपको असिस्टेंस होगी। आपके बॉसेस आपको बहुत सारे काम देंगे जी कि ये काम करके आए। अब वो काम करके आप ले जाओगे उसके पास कि जी ये मैंने काम किया है। अब अगर वो काम एक फॉर्मल तरीके से हुआ होगा तो दैट पर्सन विल लाइक इट, यार ही और शी हैज डन द रिक्वायर्ड होमवर्क विच वाज रिक्वायर्ड। And he will not or she will not tell you how to do that thing formally. This is your responsibility to learn how to carry out some tasking in a formal way. So the purpose of this course is to train you for the formal research. अब जब हम फॉर्मल रिसर्च पे आते हैं तो इसके आप तीन हिस्से बना सकते हैं। एक है रीडिंग, कि जब आपने किसी मसले का हल निकालना है तो आपने कुछ पढ़ना है। क्या पढ़ना है? कि वो मसले पहली दफा तो नहीं आ रहे ना, दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। मैं और आप पहले इंसान नहीं है कि उन उन तरीकों पे या उन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। या अगर पहले बंदे भी हैं तो उस तरह के प्रॉब्लम तो लोगों ने फेस किए हुए ना, रिलेटेड प्रॉब्लम्स तो लोगों को आते रहे। ठीक है। मतलब आपके आंख में दर्द हो रहा है अगर, या आपकी पलकों में दर्द हो रहा है, तो पलकों के ऊपर भवें हैं, भवों पे लोगों के दर्द हो चुका है। तो देर आर समथिंग विच इज अवेलेबल विद द रिलेटेड थिंग्स। So reading is one big domain which should be formalized. How to read, where to read, what to read. ठीक है। क्या वजह है कि पढ़ने से आप चीज फिगर आउट करोगे कि लोगों ने इस पे क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं, क्योंकि किसी का काम पढ़ेंगे ना आप। तो सबसे बड़ी चीज एक, आई वुड से कि 60 to 70% ऑफ रिसर्च इज व्हाट यू रीड एंड हाउ यू रीड। देन कम्स, जब आप पढ़ लेते हैं, आप फिगर आउट कर लेते हैं कि जी ये इस पे रिलेटेड चीजें हैं, देन द सेकंड बिग डोमेन इज राइटिंग। नाउ यू स्टार्ट राइटिंग योरसेल्फ, या उस चीज को आपने पढ़ लिया, पढ़ के आपने कुछ डिसीजन किए, डिसीजन करके आपने इम्प्लीमेंट किए, इम्प्लीमेंट करके अब आप उस चीज को लोगों को बताना चाहते हैं, तो हाउ यू राइट। सो द बिग नेक्स्ट बिग डोमेन इज, हमजा, राइटिंग है। नाश्ता नहीं किया? किया हुआ। सफर किया इस चीज पर।
ठीक है। So reading is one segment, writing is second segment, and third segment which overwhelms या कहें कि overlap करता है इन दोनों को, वो है आपका presentation skill, how you present, कि आपने क्या पढ़ा, क्या लिखा। तो ये तीन चीजों को हम फोकस करेंगे, इनके डिफरेंट डोमेन्स हम स्टडी करेंगे कि किस तरह से हमने रीडिंग वाले फिनोमेना को कवर करना है, किस तरीके से राइटिंग को देखना है, formal style of reading, formal style of writing, and formal style of presenting your work so that it gets the real effectiveness in the eyes of the audience। ठीक है, नहीं तो अदरवाइज तो हम कुछ ना कुछ कह देते हैं, कर देते हैं, लेकिन उसकी शायद वो इफेक्टिवनेस नहीं होती जो कि होनी चाहिए अगर आपने एक फॉर्मल तरीके से सारे टिक मार्क टिक किए हो। तो इन चीजों को हमने फोकस करना है। तो ये जस्ट एट द स्टार्ट इस सब्जेक्ट के अंदर हमने चीजें देखनी है। और अब हम आ जाते हैं जी कि थोड़ा सा इस पर्सपेक्टिव को सर फिगर आउट करते हैं। एक तो ये कि सेमेस्टर ये छोटा है, ठीक है, 8 वीक का सेमेस्टर है, थोड़ा सा फास्ट पेस पे भी हम चलेंगे। आपकी टास्किंग कुछ ज़्यादा मैं करूंगा, कुछ क्लास के अंदर भी टास्किंग करूंगा, आपने यहाँ पे भी अपने इंटरनेट कनेक्शन को ऑन रखना है, अपने लैपटॉप्स लेकर आने हैं ताकि आप साथ साथ वो काम कर सकें जो आपको टास्क किए जाएं। बिकॉज इट्स अ 6 आवर सेशन, सो आई कैन नॉट स्टैंड हियर फॉर 6 आवर्स टू टीच यू फॉर 6 आवर्स। दैट इज नॉट द पर्पज ऑफ द सब्जेक्ट एज वेल। इट इज I would say, interactive type of course in which I will interact with you. I'll task you. I'll make you stand over here and I'll ask कि अब आप बताएंगे आपने क्या किया। And during this process of interaction, जब आप गलतियां करेंगे तो वो आपको गलतियां हाईलाइट की जाएंगी और फिर अकॉर्डिंगली अपने आप पे आप करेक्शन लगा सकते हैं। सो इट द सेशन वुड गो लाइक दिस। ठीक है। जो थीसिस है मास्टर्स का, थीसिस आपने नाम सुना होगा, थीसिस का एक और नाम डिसर्टेशन भी होता है। और दिस इज, अगर हम अपने एकेडमिक सर्कल को देखें, रादर आई शुड शो यू अ स्लाइड एज वेल ताकि थोड़ा सा उसके तहत हम लेके चलते हैं इसको, उसको लिंक कर लेते हैं। अच्छा, मैं अपने बारे में आपको बता दूं, मेरा नाम डॉक्टर इमरान शफी है और मेरी अपना एरिया जो है वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग है। और मेरी पब्लिकेशंस या जो एरिया है वो जो स्पेशलाइज्ड एरिया है वो टाइम फ्रीक्वेंसी एनालिसिस, इट्स टू डायमेंशनल सिग्नल प्रोसेसिंग आप कह सकते हैं। और अगर आप मेरी पब्लिकेशंस पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप रिसर्च गेट एक प्लेटफॉर्म है, जस्ट लाइक फेसबुक। फेसबुक जो है वो फ्रेंड्स उस पर ज़रा थोड़े से
नॉन एकेडमिक नेचर के होते हैं। रिसर्च गेट इज अ प्लेटफॉर्म, अगेन अ नेटवर्क इन विच यू विल फाइंड आउट ऑल दी रिसर्चर्स। सो researchgate.net अगर आप एक्सप्लोर करेंगे, और आई आस्क यू कि आप भी उस पर अपनी एक मेंबरशिप बना लें। इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म। और अगर आप में ऑलरेडी हैं, कोई आप में से किसी ने पहले नाम सुना हुआ researchgate.net, या फर्स्ट टाइम सुना? ओके, तो आप इस पे मेंबरशिप ले लें। इट्स और अगर कोई इशू हो तो मुझे आप बताइएगा, आई इनवाइट यू फॉर दैट। इट्स इनवाइटेड मेंबरशिप, हर हर कोई इस पे रेगुलर नहीं कर सकता। सो उस पर्सपेक्टिव से इस पे अपनी बना लीजिए। इसके ऊपर आप अपने रिसर्च क्वेश्चंस फ्लोट कर सकते हैं, एरियाज फ्लोट कर सकते हैं, और लोग आपके सवालों के जवाब देंगे। आप उनकी रिसर्च पब्लिकेशंस को एक्सेस कर सकते हैं, अपनी रिसर्च पब्लिकेशंस अपलोड कर सकते हैं, और बहुत सारे इस तरह के फिनोमेना हैं जो कि आपको रिसर्च से रिलेटेड असिस्टेंस के पर्सपेक्टिव से अच्छे लगेंगे। सो researchgate.net के ऊपर आपको मेरा कंप्लीट रिसर्च प्रोफाइल भी मिल जाएगा। और अदरवाइज सिर्फ पब्लिकेशंस देखनी है तो गूगल प्रोफाइल भी आप एक्सप्लोर कर लीजिएगा। बट प्राइमरली जो मेरा एरिया है वो टू डायमेंशनल सिग्नल प्रोसेसिंग है। और इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग के काफ़ी सारे रिलेटेड एप्लीकेशंस पे भी मैंने काम किया। सो आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं अपने एंड के ऊपर। मैं दोबारा आ जाता हूँ इस चीज़ के ऊपर जिसको हमने शुरू किया था कि अगर मैं इस सर्कल को डिस्क्राइब करूँ कि दिस इज द इंटायर वर्ल्ड नॉलेज जो कि दुनिया में एग्जिस्ट करती है। तो जब हम पढ़ना शुरू करते हैं, मैं और आप, तो हम इनिशियली बेसिक स्कूलिंग में हर डोमेन के अंदर से थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ कवर करते हैं। हम लिंग्विस्टिक भी पढ़ते हैं, हम साइंस भी पढ़ते हैं, हम आर्ट भी पढ़ते हैं। ऐसे ही ना, बचपन में सारी चीज़ें आप पढ़ते हैं, हर जगह से पढ़ते हैं। जब आप थोड़े और बड़े होते हैं, हाई स्कूल में, आप उसके ऊपर बिल्ड करते हैं, यू स्टडी मोर, बट अगेन आप हर डोमेन के अंदर से चीजें कवर करते हैं। जब आपने बैचलर्स किया, मैंने आपसे पूछा जी, किसी ने सीएस में किया है, किसी ने डाटा साइंस में किया है, किसी ने मैकाट्रॉनिक्स में किया है, तो अब आप किसी एक खास एरिया में स्पेशलिटी लेते हैं, प्रोजेक्ट्स करते हैं उस एरिया के अंदर। हार्डवेयर ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स भी हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड भी हो सकते हैं, बट आप स्पेशलाइजेशन की तरफ जाना शुरू करते हैं इन योर बैचलर्स। ऐसा ही है। और वंस यू गेट टू द मास्टर्स डिग्री, तो मास्टर्स अब आप बिल्ड करते हैं अपने उसी प्रोफेशनल नॉलेज को जिसपे आपने बैचलर्स के अंदर कोई एक्सपर्टीज गेन की थी। मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ लोग थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज भी करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज इन द सेम डायरेक्शन। अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है तो आप मास्टर्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में करने की कोशिश करेंगे, और पीएचडी भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा बल्क ऐसा होता है। कुछ लोग अपनी कंस्ट्रेंट्स के लिहाज से, लिमिटेशंस के लिहाज से, रिक्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से इस हम को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। हो सकता है वो अपनी डायरेक्शन या अपनी स्पेशलिटी को चेंज करें, लाइक आप चेंज कर रही हैं, आप चेंज कर रही हैं, है ना? तो दैट इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी, बट अगेन इट्स समथिंग टुवर्ड्स अ स्पेशलाइज्ड डोमेन। अब आप स्पेशलाइज्ड कोर्सेज पढ़ते हैं जो कि खास एरिया के होते हैं। हर चीज नहीं पढ़ते आप इस्लामिक स्टडीज नहीं पढ़ते, आप पाकिस्तानी स्टडीज नहीं पढ़ते, आप आर्ट्स नहीं पढ़ते, आप लिटरेचर नहीं पढ़ते, आप मीडिया नहीं पढ़ते। यू ऑलवेज स्टडी, सारे डाटा साइंस के कोर्स पढ़ेंगे, सारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के कोर्सेज पढ़ेंगे, सारे सीएस के कोर्सेज पढ़ेंगे। तो एक खास डायरेक्शन में आप पढ़ते हैं। जब आप पीएचडी की तरफ आते हैं तो अब आप कोशिश ये की जाती है कि आप को इतना लिटरेचर रिव्यू कराया जाए कि जो दुनिया की नॉलेज एग्जिस्ट करती है उस स्पेशलाइज्ड डोमेन में, उसको आप कंप्लीटली फिगर आउट कर लें कि क्या हुआ हुआ, राइट? टिल द टाइम आप मास्टर्स के अंदर है, याद रखिएगा, आप दुनिया की नॉलेज के अंदर है। दुनिया की बाउंड्री बड़ी है, जो मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं उनकी बाउंड्री पीछे है, क्योंकि इस स्टेज पे आपको ये सिखाया जा रहा होता है कि रिसर्च कैसे करनी है। इससे पहले आपने ऐसा रिसर्च, फॉर्मल रिसर्च नहीं की होती। बहुत ही रेयर है कि किसी स्टूडेंट ने मास्टर्स के स्टार्ट करने से पहले कोई रिसर्च पेपर्स पढ़े। आप सब में अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं, एक सैंपल करूं, आप लोगों ने मास्टर्स में तो शायद कुछ टीचर्स ने आपको गाइड किया, और हो सकता है कि बैचलर्स में भी शायद कुछ रिसर्च पेपर्स आपने पढ़े हो। जस्ट यू कैन गाइड मी कि अगर आपने पढ़े हैं, रिसर्च पेपर का नाम सुना हुआ है कि क्या होता है? कुछ पढ़े हैं, लेकिन इस तरह कोई एक असाइनमेंट के तौर पे अगर मैं सिर्फ ये कहूँ कि बैचलर्स में अगर आप अपने अपने आप दौर में चले जाएं और सोचें कि जी वो जो 4 साल थे उसमें आपने कोई रिसर्च पेपर पढ़ा था? हमजा जी, फैसल नाम है आपका? जी, नहीं, शहरिया शामिर नहीं पढ़ा? जी, सना फातिमा नहीं, मैडम नहीं पढ़ा आपने बैचलर्स में, ठीक है। सो
This shows that research paper, in fact, is the key to any formal research. So until bachelor's, nobody in Pakistani community, and so I can generalize it. Around 70% of the population of the world, we do not focus on the research papers. There are few countries जहां पे इस चीज को फोकस किया जाता है कि रिसर्च पेपर्स पढ़ना, उनको लिखना अर्लियर स्टेज के अंदर लेकर आया जाए। लाइक इसराइल जो है, वहां पे ए लेवल्स के अंदर ये इंश्योर किया जाता है कि एक बच्चा जो है वो रिसर्च पेपर ना सिर्फ पढ़े बल्कि लिखना भी शुरू करे, लिखे। और इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि रिसर्च पेपर पढ़े जाते हैं टू गेट टू द स्टेट ऑफ द आर्ट, टू गेट टू द स्टेट ऑफ द आर्ट। What is the best in a particular technology? If you can know it at earlier stage, you can target better than that in your life ahead, अगर आपका इंटरेस्ट है उस तरफ, राइट? सो जितनी दुनिया की टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्रीज हैं, दे ब्रिंग द रीडिंग पार्ट ऑफ द रिसर्च पेपर्स अर्लियर इन द एकेडमिक करियर्स। हमारे पास ये अब से कोई 5-10 साल पहले तक तो ये बिल्कुल भी नहीं था। अब थोड़ा ट्रेंड स्टार्ट हो गया है कि अब बैचलर्स के अंदर भी ये चीज़ आनी शुरू हो गई, और अच्छे जो स्कूल्स हैं वहाँ पे अब अर्लियर स्टेज के अंदर भी ये चीज़ें इंक्लूड की जा रही हैं कि आप इस तरह की चीज़ों के अंदर ध्यान दें। बट पॉइंट क्या है कि फॉर्मल रिसर्च टिल मास्टर्स नहीं की जाती, राइट? फॉर्मल रिसर्च में मैं एक लफ्ज यूज कर रहा हूँ, रिसर्च पेपर्स। सो रिमेंबर, whenever we go for the formal research, research papers will become the major part of that formal research। ठीक है? मैं और आप अगर कोई मसले का हल रेगुलर जिंदगी में ढूंढ रहे हैं ना, तो हम रिसर्च पेपर पढ़ के नहीं ढूंढते, हम अपनी अकल की बुनियाद पे ढूंढ लेते हैं, अपने एक्सपीरियंस की बेस पे उसको फिगर आउट कर लेते हैं। समझ गए? इनफॉर्मली formal research originates from research papers and culminates at research papers। Remember this। सो ये चीज मास्टर्स तक, अब ये मास्टर्स की डिग्री तक आपने इस स्टेज के ऊपर भी बाज यूनिवर्सिटीज दे डू नॉट फोकस ऑन टू द रिसर्च पेपर्स। ठीक है? जो एक्चुअल फोकस आता है रिसर्च पेपर्स में वो आता है स्टेज के ऊपर, जब आप पीएचडी के लिए एनरोल होते हैं। नाउ इट कम्स अ रेगुलर फैशन कि आपने स्टेट ऑफ द आर्ट को फिगर आउट करना है एंड ट्राई टू रीच टू द बाउंड्री ऑफ द वर्ल्ड, एंड देन यू स्टे। जो रेगुलर टाइम पीरियड है मास्टर्स का 4 साल है, आप लोग एनरोल हुए हैं तो आप 2 साल, यानी अर्लियर टाइम पीरियड में आप 3 रेगुलर सेमेस्टर्स में आपको एचईसी अलाउ करती है। हर दुनिया में, दुनिया के हर मुल्क के अंदर कुछ एजुकेशन कमीशन बने हुए हैं। पाकिस्तान का एचईसी है, इस तरह से इंडिया का भी है, ऐसा चाइना का भी है। दे फिगर आउट दी स्टैंडर्ड्स कि क्या स्टैंडर्ड्स मेंटेन होने चाहिए टू अलाउ दैट डिग्री। सो मास्टर्स के लिए क्या है? 4 साल, मिनिमम 3 सेमेस्टर्स, 30 क्रेडिट आवर्स। 30 क्रेडिट आवर्स में से 8 सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट वर्क या कोर्स वर्क, और 2 कोर्सेज के इक्विवेलेंट यानी 6 क्रेडिट आवर्स के इक्विवेलेंट आपका थीसिस। दैट इज हाउ यू क्लोज योर मास्टर्स डिग्री। आई नो, आई होप यू नो ऑल दिस। अगर नहीं भी पता तो आई कैन जस्ट मेंशन इट अगेन कि जी इस तरीके से आप अपना कोर्स वर्क प्लस थीसिस वर्क करते हैं। एमएस में भी कोर्स वर्क बेस्ड डिग्रीज अलाउड है, एचईसी अलाउ करती है, तो आप 30 के 30 क्रेडिट आवर्स भी कोर्स वर्क बेस्ड करके डिग्री ले सकते हैं। इट मीन्स इट्स अ नॉन रिसर्च डिग्री। यू विल नॉट बी एबल टू एक्सप्लोर द स्टेट ऑफ द आर्ट। सिर्फ एक जो टेलर्ड कंटेंट टीचर आपको पढ़ाता है, फिक्स्ड स्पून फीडिंग जो आपने अब तक कोर्सेज पढ़े हैं, आप वो पढ़ के एंड एग्जाम दे के आप क्लियर कर सकते। ठीक है? पीएचडी जो है वो ऑन द कंट्रेरी रिक्वायर्स कि आपने अब अपना रिसर्च वर्क या थीसिस फेज लाजमी गुजारना है। तो वहां पे आपके पास जो क्रेडिट आवर्स होते हैं वो 45 क्रेडिट आवर्स डिफाइन किए जाते हैं, और उसमें से 30 क्रेडिट आवर का आपका थीसिस होता है और 15 क्रेडिट आवर का आपका कोर्स वर्क होता है। यानी 5 या 6 सब्जेक्ट्स आपको यूनिवर्सिटी पढ़ाती है पीएचडी के अंदर, और बाकी के 30 क्रेडिट आवर्स साल ब साल, सेमेस्टर बाय सेमेस्टर एनरोल करते हुए। मिनिमम टाइम पीरियड है 3 साल पीएचडी का, और मैक्सिमम टाइम पीरियड है 8 साल, extendable to 9th year as per the requirement, right? So this is how the architecture of this formal way of academics works, masters में और PhD। I hope this is making some sense, और ये आपको क्लियर है। मैं ये कह रहा था कि जब इसमें आप गुजरते हैं, इस पर्टिकुलर फेज के अंदर आते हैं,
तो आप लिटरेचर रिव्यू करते हैं, रिसर्च पेपर्स पढ़ते हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट तक पहुंचते हैं, एंड यू ट्राई टू रीच टू द बाउंड्री ऑफ वर्ल्डली नॉलेज, कि जो कुछ इसमें मैक्सिमम दुनिया ने किया हुआ है मुझे पता चल जाए। एंड देन यू पुश ऑन दिस बाउंड्री फॉर कपल ऑफ ईयर्स। 2-3 साल तक आपने पढ़ा, फिर आप 2-3 साल तक अपनी एफर्ट करते हैं कि मैं क्या ऐसी चीज करूं कि इस बाउंड्री को पुश कर सकूं, try to add something which is not available earlier. And this, in fact, is huge from that student perspective. ठीक है? And this is something which you have added to the worldly knowledge. And based on this bump, you are given the PhD. ये ठीक है, उन्होंने कुछ additional knowledge system में add की है, right? So, ये जो पूरा प्रोसेस है इसके अंदर अगेन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल किस चीज का है? रिसर्च पेपर्स का। ठीक है, और वो हमारी फॉर्मल रिसर्च के आई वुड से के फाउंडिंग स्टोन्स हैं जिनकी बेस के ऊपर आप आगे लेके चलते हैं। सो अगर ये चीज क्लियर है तो अब मैं आई कैन गो बैक टू दी मास्टर्स एरिया, क्योंकि आप मास्टर्स स्टूडेंट्स हैं। तो मास्टर्स में हमने जिस तरह से कहा कि जी 8 सब्जेक्ट्स आपने पढ़ने हैं, अब आपने 5 से 6 पढ़ लिए और बाकी थीसिस वर्क में जाएंगे। जो मास्टर्स डिग्री का मकसद था जब ये स्टार्ट की गई, आज से आई वुड से कि 20-25 साल पहले, आपने अपनी फैमिलीज में शायद सुना हो कि अगर कोई इंजीनियर भी होता था तो बड़ी एक फख्र की बात होती कि जी इंजीनियर है। मास्टर्स भी लोग नहीं करते थे। इट्स अ बिग डिग्री कंसिडर्ड, ऑल्दो बड़ा कॉमन ट्रेड बन गया कि अब तो मास्टर्स हर बंदा ही जो है वो मास्टर्स भी कर रहा है। लेकिन ये बड़ा एक आई वुड से प्रिविलेज डिग्री हुआ करती थी आज से कुछ ऐसे पहले। और इसके स्टार्ट करने का जो मकसद है वो यही था कि रिसर्च कल्चर को फरोग दिया जाए। तो अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं और विदाउट थीसिस कर रहे हैं तो इट मीन्स यू आर ड्राउनिंग द मेन पर्पस ऑफ दिस डिग्री। इस डिग्री का मकसद 2-4 इंक्रीमेंट लेना नहीं है गवर्नमेंट जॉब के अंदर। इस डिग्री का मकसद है रिसर्च के अंदर जाना और अकॉर्डिंगली अपने अंदर ये कैपेबिलिटीज डेवलप करना कि मैं कोई चीज नई डेवलप कर सकता हूँ बेस्ड ऑन द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ द आर्ट। ये पर्पस है एमएस का। तो इसलिए मास्टर्स विदाउट थीसिस करना जो है वो आई आई नेवर रेकमेंड टू एनीबडी कि आप मास्टर्स करें और थीसिस ना करें। आप थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लग जाएगा क्योंकि इसमें डेफिनेटली कोर्स वर्क से एफर्ट ज्यादा होती है। अभी इसके फॉर्मल प्रोसेस को हम देखेंगे भी कि थीसिस के अंदर जैसा 6 क्राइटार्स हैं तो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, वो मैं अभी इसके बाद नेक्स्ट वीक कवर करता हूँ। लेकिन ये कि थीसिस के बगैर मास्टर्स की डिग्री करना जो है वो मेरे ख्याल में बेफायदा है। इसके बहुत सारे रीजंस हैं, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारी दुनिया की यूनिवर्सिटी जो है वो आपको पीएचडी में एडमिशन नहीं देती हैं अगर आपने मास्टर्स में थीसिस ना किया हो, इवन पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज ऑल्दो अलाउड है। बट चूंकि ये एक प्रोसेस है थीसिस को लिखना और उसके प्रोसेस से गुजरना, अगर वो एक स्टूडेंट ने किया हो, हमजा ने किया हुआ है और से फैसल ने नहीं किया हुआ, और आप दोनों मेरे पास पीएचडी एडमिशन के लिए आते हैं तो मैं आपको प्रेफर करूँगा, बिकॉज आपको मुझे सिखाना नहीं पड़ेगा, इनको बताना पड़ेगा नए सिरे से। So it takes a lot of time, it will waste my energy. So every good scholar, every good researcher, every good professor would always like a student with a thesis in masters for PhD degree. ठीक है? कॉल आ रही है आपकी? नो, मैं साइलेंट कर रहा मेरी बात समझ आ रही है आपको जी? सो आई वुड ऑलवेज रेकमेंड टू ऑल द स्टूडेंट्स कि अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं तो विदाउट थीसिस ना करें। और जिस तरह से अभी फैसल ने थोड़ी कंफ्यूजन का इजहार किया कि थीसिस अब करना है तो कैसे किया जाए, तो थीसिस का मकसद क्या है? क्योंकि ये फॉर्मल रिसर्च है। फॉर्मल रिसर्च से मुराद ये है कि किस लिए की जाती है रिसर्च? टू फाइंड सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। सो एवरीबडी हु इज डूइंग अ थीसिस हैज टू फिगर आउट अ प्रॉब्लम which can be solved through some process by that student. Now that process can be twofold या two way। मैं आपसे कहता हूं मुझे बैठने का मसला है, आप कहेंगे ओके जी मसला समझ आ गया, बैठना है, इसको बैठाना है मैंने। अब उसके सॉल्यूशंस पे आप फिगर आउट करेंगे यार कि देखिए दुनिया में बैठने के तरीके क्या हैं। लोगों ने कुर्सी बनाई है, डेस्क बनाए हैं, बेंचेस बनाई हैं, ये एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस हैं। ओके लेट मी जी मैं अब इसकी बेस के ऊपर एक खुद एक बेंच बनाता हूँ जो कि से इजी टू कैरी है। आप उसमें चीजें ऐड करते हैं, बटन प्रेस करके वो एक सूटकेस बन जाती है, बटन प्रेस करके वो एक बेंच बन जाती है। दैट प्रोसेस हैज
made you make a solution of a problem. That solution is a hardware based solution. So जब आप मसले के हल पे जाते हैं तो एक तरीका तो ये है कि आप उसको फिजिकल फॉर्म में बना देते हैं। एक हल ये है कि आप उसको सिमुलेट कर लेते हैं कि ओके जी ये मैं फिजिकली तो नहीं बना रहा, बट मैं इसके सारे एस्पेक्ट्स को एक सॉफ्टवेयर के ऊपर चेक करके आपको एक सोल्यूशन दे रहा हूँ। राइट। या एक सोल्यूशन होता है, हम उसे नाम देते हैं नॉलेज प्रोडक्ट, कि आपने एक डॉक्यूमेंट बना लेते हैं कि जी ये सिमुलेट भी नहीं हुआ, ये फिजिकल फॉर्म में भी नहीं आया, लेकिन इसकी मैंने डाटा एनालिसिस की है और इसको मैंने एक इसकी एक मैथमेटिकल फॉर्म बना के और एक डॉक्यूमेंट बना दी है कि ये इसका एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है जो कि अगर आप फॉलो करें तो ये काम हो जाएगा। तो तीन किस्म की प्रोडक्ट्स सोल्यूशन के तौर पे एक रिसर्चर दे सकता है। क्या क्या? हार्डवेयर बेस्ड प्रोडक्ट, सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रोडक्ट एंड नॉलेज प्रोडक्ट। राइट। अगर एक थीसिस स्टूडेंट में से कोई भी देने के काबिल है तो ही और शी इज क्वालिफाइड फॉर दी थीसिस। राइट। सो थीसिस के अंदर अगेन जिसने से कहा कि 6 क्राइटेरियाज हैं। तो सबसे पहली चीज क्या है कि पहले तो प्रॉब्लम फिगर आउट की जाएगी, मैंने किस मसले पे काम करना है। जब आपसे कोर्स वर्क कराया जाता है तो कोर्स वर्क का मकसद क्या होता है? कोर्स वर्क का मकसद यही होता है कि जी आप एक ब्रेथ एरिया में चीजों को कवर कर रहे हैं। ठीक है। ब्रेथ क्या है? आपने सब्जेक्ट पढ़े, आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा बिग डाटा एनालिसिस का, आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा मशीन लर्निंग का, आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा टाइम फ्रीक्वेंसी एनालिसिस का। तो आपने इन एरियाज के अंदर प्रॉब्लम डोमेन्स सीखे कि यार इन सारे एरियाज में क्या क्या लोग काम कर रहे हैं, मसले क्या क्या हैं ब्रॉडली। ठीक है। अब जितने ज्यादा सब्जेक्ट आपने पढ़े होंगे, 5 6 8, उतने ज्यादा आपको एरियाज का पता होगा। अब आपके लिए फैसला करना आसान है कि मैंने अपने थीसिस में किस प्रॉब्लम को एड्रेस करना। जब आपके एक्सपीरियंस बिल्ड हो गया, सो ये एक्सपेक्टेड होता है आप थीसिस स्टूडेंट से कि ही और शी शुड हिमसेल्फ और हरसेल्फ कम फॉरवर्ड विद द प्रॉब्लम डोमेन। ठीक है। और अब उसके फाइंड आउट करने के 3 तरीके हो सकते हैं। प्रॉब्लम को फिगर आउट करने के 3 तरीके हो सकते हैं। आपने प्रॉब्लम फिगर आउट करके तो एक तो तरीका क्या हो गया कि सबसे पहला कि सबसे जो आई वुड से कि इजीएस्ट वे है, because you require a supervisor if your thesis problem style के अंदर, तो thesis supervisor किसी ना किसी एरिया में काम कर रहे होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, सीनियर होते हैं, ऑलरेडी स्पेस से गुजर चुके होते हैं। तो आप यू कैन ऑल डायरेक्टली गो एंड टॉक टू योर सुपरवाइजर्स हु आर इन फैक्ट योर टीचर्स एज वेल, जिन्हें आपको सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं। आप उनके प्रोफाइल्स को फिगर आउट करते हैं, देखते हैं क्या एरियाज हैं, और फिर आप सोचते हैं यार मैं भी इसी एरिया में मुझे भी चलना चाहिए, एंड यू डिस्कस इट विद द सुपरवाइजर, गिव मी सम प्रॉब्लम दैट आई वर्क ऑन। This is one way of doing the research or one way of finding the problem. ठीक है। सेकंड तरीका क्या है? बज़वर्ड रिसर्च, लाइक अभी फैसले नाम दिया बिग डाटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी। ठीक है। तो रोबोटिक्स। ठीक है। एनवायरमेंट, कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ फैक्ट्री, ग्रीन गैसेस। ये बड़े बड़े नाम है जो हम अखबारों में, आर्टिकल्स में, खबरों में मोस्टली पढ़ते हैं, और बाज़ में इनका आइडिया नहीं होता है कि क्या चीज है। ऐसे ही है ना, किसी के मुंह से सुन लिया, जब ने एक बात की, दरअसल ने एक बात की, मुझे अच्छा लगा नाम, यार ये बड़ा कैसी है, बड़ा ग्लैमरस सा नाम है, और तो मैंने उसके बारे में पढ़ा हुआ कुछ नहीं है। इसकी बेस में प्रॉब्लम डिफाइन होंगे। यदि अभी मैं बिग डाटा बेस्ड काम करना चाहूंगा, जैसा आपने 5 स्टाइल बात की, इस कैटेगरी को क्या इस कैटेगरी का हम नाम देते हैं बज़वर्ड रिसर्च, बज़वर्ड प्रॉब्लम फाइंडिंग एंड बज़वर्ड रिसर्च, बी डबल सी। कि आपने एक जो है पॉपुलर टर्मिनोलॉजी को इस्तेमाल करने की कोशिश की, आपका अपना एक्सपीरियंस भी नहीं है, आपका अपना टेक्निकल डेप्थ भी नहीं है, यू आर शैलो इन दैट एरिया, बट स्टिल यू लाइक टू गो कि यार ये चूंकि फ्यूचरिस्टिक डोमेन है, लाइक जैसे मुझे साइबर सिक्योरिटी एक इंप्रेसिव वर्ड लगता है, तो मैं इस पे इसी में से प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना स्टार्ट करता है। दिस इज अ बज़वर्ड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। अब आप करेंगे क्या? उसको आप एक्सप्लोर करेंगे और फिर आप नए लोगों से मिलेंगे, सही। या आप रिसर्च पेपर्स एक्सप्लोर करेंगे और आप कहेंगे यार मैं इसे इतना चीज करने की कोशिश करूँ। अच्छा, लेकिन इसका एक 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 डाउन साइड क्या है? बिकॉज इसमें आपका एक्सपीरियंस इस वक्त तक तो कोई नहीं है जी। तो आपको इसमें बहुत ज्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी।
करनी पड़ेगी जी। आपको, उसकी डेप्थ, टेक्निकल डेप्थ समझनी पड़ेगी, लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ेगा, उसके रिसर्च पेपर्स की बहुत एफर्ट करनी पड़ेगी, उसके कुछ कोर्सेज शायद खुद करने पड़ेंगे, राइट। लेकिन एक तरीका ये भी बनता है। एंड द थर्ड थिंग इज कि आप एक एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं पिछले 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से, और आपको उसका सब पता है कि इसमें क्या काम, आप एक सॉफ्टवेयर हाउस में काम कर रहे हैं और आप एक डे टू डे मसले मसाइल आते हैं, आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं, डे टू डे मसले आते हैं, यू हैव फिगर्ड आउट along the time कि यार ये जो बड़ा मसला है ना, इसको इस तरह सॉल्व किया जा सकता है। ऐसा होता है जब आप जब काम कर रहे हैं, बहुत सारे मसले हमारे लिए चल रहे होते हैं, ऑफिस के मसले। ऑफिस के, जो कि ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि दुनिया भर के मसले हैं। चाहे तो मेरा अपना मसला नहीं कि मुझे खाना टाइम पे जॉब, मतलब there is something which is a community problem which can be solved if taken care of in a formal way, again formal discussion. So this is the third process of finding a problem. मैं आपको प्रॉब्लम निकालने के तरीके से गाइड कर रहा हूँ कि there are three ways for a thesis student to figure out a research problem. Number one is through your supervisor, which in fact your teacher is your courses जिनमें आपने पढ़ा हो, कुछ areas cover किए, कुछ research papers पढ़े, वहां से आपने कुछ figure out कर लिया, उसमें आपकी depth already है, आपने भी कुछ पढ़ा होगा और आप टीचर के आपसे समझ। दूसरा buzzword research, जिसमें आपको लोगों को figure out करना है। And third is your job oriented problems, your profession oriented problems, your professional issues. That those can also, because those issues are also widely existent in the world. वो जो एरिया है वो आप अकेले नहीं, उस एरिया में बहुत सारे लोग हैं, वो मसला बहुत से लोगों को फेस हो सकता है, तो अगर आप उसको प्रॉपर्ली सॉल्व कर लेते हैं, दैट इज द सॉल्यूशन फॉर एवरीवन। ये तीसरा तरीका। तो आप लोग अब इसी इन्हीं तीनों में से सोचते हुए कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको जो फिगर आउट करें। पर्पस ऑफ दिस सब्जेक्ट इज कि आप इस प्रोसेस से गुजरे जिसके लिए हम रीडिंग, राइटिंग, प्रेजेंटेशन के फिनोमेना को डिस्कस करना है, बट अल्टीमेट आउटपुट क्या आनी है सब सब्जेक्ट। तो ये है, इस सब्जेक्ट में मैं कोशिश करता हूँ कि आप अपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लें, उस प्रॉब्लम के से हासिल लिटरेचर को कवर कर लें, उनके गैप्स को फिगर आउट कर लें, और अल्टीमेटली एक सोल्यूशन प्रपोज करें, which in fact become your proposal document. This is your proposal document. And you present it in the class. Maybe this is my goal for this entire thing, right? इसमें मैं दोबारा भी आता हूँ, पर जस्ट क्योंकि डिस्कस हो रहा था तो मैंने इस हवाले से आपसे डिस्कस की बात कर ली है। ओके, सो अभी मैं आपसे एक्सपेक्ट ये करता हूँ, और मैं आपको आज टास्किंग भी दूंगा अभी के जी, आपने अब यहाँ पे बैठ के इन्हीं एरियाज जो मैंने आपको गाइड किए इनके अगेंस्ट अपने प्रॉब्लम्स को फिगर आउट करें, एंड गिव मी अ शॉर्ट प्रेजेंटेशन टुडे ऑन योर एरिया, ऑन योर पोटेंशियल रिसर्च डोमेन्स विच यू वुड लाइक टू वर्क ऑन ड्यूरिंग दी सब्जेक्ट। ठीक है, तो इसको जरा ध्यान में रखिएगा, इसको चलाते रहें और हम इस पर डिस्कस भी करेंगे। मैं दोबारा आ जाता हूँ आपके थीसिस के ऊपर। आई डोंट थिंक सो एसी चल रहा। ये हाँ, कूलिंग नहीं हो रही है तो फिर ये शीशे ही खोल लीजिए पीछे वाले तक, रूम चेंजिंग के पास ये भी हो सकता है। अच्छा, नहीं हम फिर कमरा चेंज कर लेते हैं, 115 नंबर कमरा शायद बेहतर है, तो हम इसके बाद अभी हम ब्रेक करते हैं ना, जी जी। तो आप नेक्स्ट वहाँ कमरे में चेंज कर लीजिएगा, और आइंदा के लिए भी फिर वही कमरा फॉलो करें जो कमरा ठीक है, क्योंकि हर कमरे में ये कोई इश्यूज है, ये ठीक होने वाले हैं, इनको देखते हैं बहुत में। अच्छा जी, ओके, सो थीसिस पे दोबारा हम आ जाते हैं, और उसमें जो 6 क्राइटार्स हैं उसके 2 हिस्से हैं। दुनिया की हर यूनिवर्सिटी में इस थीसिस के 2 हिस्से होते हैं, एक हिस्से को हम नाम देते हैं थीसिस 1, और एक हिस्से का नाम होता है थीसिस 2। पहले 3 क्रेडिटार्स TH1 कहलाते हैं, अगले 3 क्रेडिटार TH2 कहलाते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज इसको 4 हिस्सों में भी तोड़ती हैं, TH1, TH2, TH3, TH4। कुछ 2 हिस्सों में तोड़ती हैं, TH1, TH2। बट हमेशा अगर 4 हैं तो पहले 2
प्रपोजल होंगे और अगले दो थीसिस होंगे. सो TH1 मीन्स प्रपोजल डिफेंस, TH2 मीन्स डिसर्टेशन डिफेंस ऑब्लिक थीसिस डिफेंस, यानी फाइनल प्रोडक्ट में जो आप काम करना चाहें. अब यहाँ पे जब आप एनरोल्ड हैं, यहाँ पे दो हिस्से हैं. TH1 एक फेज है. सो आप जो रूल्स हैं यूनिवर्सिटी के वो ये कहते हैं कि आप TH1 में एनरोल करेंगे एक रेगुलर सेमेस्टर के अंदर. समर में आप TH1 में एनरोल नहीं कर सकते. एंड इट इज ऑलवेज एवरीवेयर कि समर इज जस्ट फॉर दी होमवर्क. आप करें काम, लेकिन उसको आप फॉर्मली रजिस्ट्रेशन के अंदर थीसिस में लेके नहीं जाते. सो आप फॉल के अंदर या स्प्रिंग के अंदर थीसिस वन को रजिस्टर करते हैं आफ्टर डूइंग 8 सब्जेक्ट्स. 8 सब्जेक्ट्स में आपका अगर 3 GPA है तो आप जा सकते हैं थीसिस फेज के अंदर. ठीक है, रजिस्टर कर लेंगे आप TH1 के अंदर. TH1 में आपको एक सेमेस्टर मिलता है. उस सेमेस्टर के अंदर आप अपना काम करते हैं along with your supervisor. You have to select a supervisor, do your work, वो फॉर्मल वे ऑफ रिसर्च करें और प्रपोजल डिफेंस करें. उसकी आप कुछ लेयरिस्टिक अप्रोच है उस डिफेंस की, उसमें मैं आता हूँ. बट एक सेमेस्टर में TH1, उस सेमेस्टर में TH1 क्लियर हो गया, अगले सेमेस्टर में ऑटोमेटिकली TH2 रजिस्टर आपका हो जाता है, पूछा नहीं जाता. ठीक है, TH1 के लिए पूछा जाएगा या आप खुद करेंगे, लेकिन TH1 की कंटिन्यूएशन में TH2 होता है. अगर आप TH1 फेल कर गए खुदा खास्ता तो फिर TH1 दोबारा रजिस्टर करेंगे. लेकिन TH1 क्लियर हो गया है तो TH2 रजिस्टर नहीं करेंगे, वो ऑटो रजिस्टर हो जाएगा. बिकॉज अगर आप नहीं करेंगे, आप कहेंगे जी मैंने TH2 नहीं करना, तो फिर TH1 भी फेल हो जाएगा. बिकॉज ये कंटिन्यूअल प्रोसेस है कि आपने एक एरिया डिसाइड किया, उस पर आप एक वक्त में काम करें, बजाय कि आप ये कहेंगे जी मैंने एक सेमेस्टर में काम किया, मुझे 2 साल का गैप दे दे, 2 साल के बाद आगे मैं TH2 करूंगा, तो उस टाइम तक उस एरिया को या उस टॉपिक की जो वर्थ है वो खत्म हो चुकी होती है. ठीक है, तो TH1 TH2 हमेशा कॉन्टिन्यूशन में किए जाते हैं और रेगुलर सेमेस्टर में होते हैं. तो अगर आप फॉल में TH1 करेंगे, स्प्रिंग में TH2 हो जाएगा. अगर आप स्प्रिंग में TH1 करेंगे तो समर छोड़ के फॉल में TH2 होगा. ठीक है. अच्छा, अब TH1 के जो जिसको प्रपोजल डिफेंस कहा जाता है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि यू हैव टू प्रिपेयर अ डॉक्यूमेंट एज पर अ टेम्पलेट जो कि आपसे शेयर करती है यूनिवर्सिटी. आप में से कौन क्लास का CR बनना चाहेगा आउट ऑफ यू? मेरे कुछ प्रॉब्लम तो इसलिए होता है, मैं कर लेता लेकिन जैसे मैं वाइफ बीमार है, वो भी है ना अच्छा, ऑप्शन. नहीं कोई और आप चले, ठीक है आप. ओके, तो आप एक काम कीजिएगा, एक ग्रुप बना लें, व्हाट्सएप ग्रुप बना लें प्रेफरेबली, और उसमें सबको ऐड कर लें ताकि लेक्चर स्लाइड्स वीडियो लिंक्स वगैरह मैं उसमें शेयर कर लूँ. ठीक है, मुझे अपना नंबर भेज दीजिएगा. मेरा नंबर लिख लें आप, 0323 855 4569. ठीक है, मुझे एक मैसेज कर दीजिएगा, ग्रुप में ऐड कर लें, तो ताकि कोई मैसेजेस हो, कोई हमने कम्युनिकेशन गैप नहीं आना चाहिए, कोई आगे पीछे हो तो आप उसके अंदर मैसेज कर सकते. तो एक तो ये चीज़ हो जाएगी, और नंबर 2 ये कि आपने मोहसिन साहब से कांटेक्ट करके यूनिवर्सिटी का प्रपोजल टेम्पलेट पिक कर लेना है और वो शेयर कर लेना है सबके साथ. साथ ही साथ उनसे आपने कुछ गोल्ड सैंपल्स लेने हैं, यानी जो जो अप्रूव्ड प्रपोजल्स हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के भी, CS के भी, डाटा साइंस के भी, जो लोगों ने पहले किए हैं और अप्रूव हुए हैं, वो भी आप सैंपल्स के तौर पे शेयर कर लें ताकि आप सबको आइडिया हो कि इसमें किया क्या गया. तो वो सारे इधर उसको एक दफ़ा एक्सप्लोर कर लें, देख लें, ताकि जब क्लास में हम नेक्स्ट टाइम बात करें तो आपको पता हो कि क्या चीज़ है. ओके जी, सो दिस दिस इज एज फार एज बीच में एक चीज़ आई तो मैंने. सो अगेन मैं दोबारा अपने कंटेंट पे आ जाता हूँ कि जी TH1 जो है, इट इज़ अ प्रपोजल डिफेंस. It is first 3 credit hours. It requires you or a student to submit a document as per a template which will be shared with you. और जब वो आप प्रेजेंट कर देंगे तो उसके बाद आपकी एक फॉर्मल प्रेजेंटेशन होती है इन फ्रंट ऑफ अ पैनल. हम उन पे आते हैं कि वो क्या क्या चीज़ें हैं, बट उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यूनिवर्सिटी के 3 कैंपसेस हैं यहाँ पे. तो यूनिवर्सिटी की जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज हैं वो एक लेयरिस्टिक तरीके से काम करती हैं. हमेशा कुछ डिपार्टमेंट लेवल डिसीजंस होते हैं, फिर कैंपस लेवल, और फिर यूनिवर्सिटी लेवल. लाइक आप अगर हम जाएं, आपकी लाइक 3 कैंपसेस जो हैं, वो एक कैंपस इस्लामाबाद में है, एक कैंपस पेशावर में है, एक कैंपस रासुल खैमा में है.
तो तीनों कैंपसेस में अपने अपने थीसिस होते हैं और फिर एक जगह पे जमा होते हैं और अकॉर्डिंगली उनको फिर री इवैल्यूएट किया जाता है। ठीक है, तो मैं उस पर आ जाता हूँ। थोड़ा सा ये क्लटर्ड है बट आई थिंक इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, यू कैन मेक सेंस। सो जैसा मैंने कहा कि जी यूनिवर्सिटी है, कैंपसेस हैं और डिपार्टमेंट्स हैं। सो डिपार्टमेंट्स में अगर हम आते हैं तो लाइक इस्लामाबाद कैंपस की बात करें तो यहाँ पर लाइफ साइंसेस का डिपार्टमेंट है, या आई वुड से लाइफ साइंसेस की फैकल्टी है। फिर इंजीनियरिंग साइंसेज की फैकल्टी है, मैनेजमेंट साइंस की फैकल्टी है, और इनके अंदर डिपार्टमेंट्स हैं। लाइक आपसे रिलेटेड इंजीनियरिंग साइंसेज है, उनके अंदर एक कंप्यूटिंग डिपार्टमेंट है जिसके अंदर डाटा साइंस, कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बैचलर्स और मास्टर्स के कोर्सेज ऑफर होते हैं। इस तरह से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का मास्टर्स प्रोग्राम है, टेलीकॉम नेटवर्क्स का है और बैचलर्स का प्रोग्राम है। सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, इसके अंदर इसका बैचलर्स भी है, मास्टर्स भी है। ये आते हैं इंजीनियरिंग साइंसेज की फैकल्टी के नीचे। दुनिया की हर यूनिवर्सिटी में यही होता है कि एक फैकल्टी होती है, उस फैकल्टी के नीचे डिपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक है। सो मैनेजमेंट साइंस के नीचे इंजीनियरिंग मैनेजमेंट का एक डिपार्टमेंट है, आ, एक लॉजिस्टिक सप्लाई चेन से रिलेटेड डिग्री है, फिर एक मैनेजमेंट साइंस की डिग्री और एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की डिग्री। तो मैनेजमेंट साइंसेज में एक ही डिपार्टमेंट है, इनफैक्ट डिपार्टमेंट का नाम सोशल साइंसेज की फैकल्टी है, उसमें मैनेजमेंट साइंस का डिपार्टमेंट है और एक इंग्लिश का डिपार्टमेंट है। तो मैनेजमेंट साइंस के डिपार्टमेंट के नीचे 3 डिग्रीज है जो कि मैंने यहाँ मेंशन की, इनफैक्ट 4 डिग्रीज है। सो अब प्रोसेस क्या होगा कि इन डिपार्टमेंट्स के अंदर एक कमेटी बनेगी फॉर थीसिस इवैल्यूएशन, उसको हम नाम देते हैं ईसीपी, वैल्यूएशन कमेटी फॉर प्रपोजल्स, इवैल्यूएशन कमेटी फॉर प्रपोजल्स, राइट। जो ये ऊपर लिखा हुआ भी है, इफ यू कैन सी, ये चीज है ईसीपी। और इसके अंदर जो मेंबर्स हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट इज 1 मेंबर हु इज द ईसीपी चेयर मोस्ट ऑफ द टाइम। ईसीपी का एक चेयर होगा, चेयरपर्सन होगा, वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है, और उसके साथ 2 सीनियर फैकल्टी मेंबर्स हिस्सा होते हैं इस इवैल्यूएशन कमेटी फॉर प्रपोजल का। जब आप अपने प्रपोजल डॉक्यूमेंट लिख लेते हैं और आपका सुपरवाइजर उसको अप्रूव कर देता है, तो वो थ्रू पीजी ऑफिस चला जाता है ईसीपी के पास, और ईसीपी सेमेस्टर के एंड पे अपनी एक मीटिंग डिक्लेयर करती है और जितने लोगों ने अपने प्रपोजल्स दिए होते हैं वो उनको प्रेजेंटेशन के लिए बुला लेती है। लाइक अभी फॉल सेमेस्टर स्टार्ट होगा सितंबर में, तो सितंबर में अगर आप TH1 रजिस्टर करते हैं तो आपको अराउंड दिसंबर का कोई टाइम मिलेगा ईसीपी का, कि जी दिसंबर की इस डेट से पहले पहले अपना प्रपोजल डॉक्यूमेंट जमा करा दे सुपरवाइजर के अप्रूवल के साथ, ताकि आपकी ईसीपी कंडक्ट हो सके। ये टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए आपको ना, क्योंकि आपकी अगर थीसिस करेंगे तो ये आपसे इस तरह के लोग पूछेंगे और आपको समझ आनी चाहिए कि मैं क्या क्या बात हो रही है। सो ईसीपी कंडक्ट होती है और उसमें आपको 1 2 3 चांसेस मिलते हैं, आप प्रेजेंट करें, आपका ठीक नहीं डॉक्यूमेंट दोबारा आके प्रेजेंट करें, दोबारा होगी। अल्टीमेटली दिसंबर में अगर हो रही है तो दिसंबर के एंड तक चलती रहेगी, जनवरी में भी हो जाएगी। और जितने लोग उसको क्लियर करेंगे वो सारे केसेस डिपार्टमेंट से क्लियर हो जाएंगे। अब दे विल बी सेंट टू कैंपस लेवल कमेटी, क्योंकि देखें यही ईसीपी एक बनेगी मैनेजमेंट साइंस डिपार्टमेंट की, एक ईसीपी बनेगी कंप्यूटिंग डिपार्टमेंट की, एक ईसीपी बनेगी लाइफ साइंसेज की। तो हर एक के अपने अपने थीसिस प्रपोजल अपने अपने डिपार्टमेंट लेवल पे ईसीपीज ने ओके किए। अब वो आएंगे अगले लेवल के ऊपर जो कि कैंपस लेवल है। कैंपस लेवल पे कमेटी है ग्रेजुएट स्टडीज कमेटी, जीएससी के नाम से। जीएससी, जीएससी स्टैंड्स फॉर ग्रेजुएट स्टडीज कमेटी। ठीक है, ये कैंपस लेवल कमेटी, और इसके मेंबर्स में डीन हेड्स इट, डीन ऑफ द यूनिवर्सिटी कैंपस। और इसमें 2 एक्सटर्नल मेंबर्स आते हैं आउटसाइड यूनिवर्सिटी। हर डिपार्टमेंट का एचओडी इसका हिस्सा होता है, विद 1 सीनियर फैकल्टी मेंबर। लाइक मैनेजमेंट साइंस का एचओडी भी होगा, कंप्यूटिंग का भी होगा, इलेक्ट्रिकल का भी होगा, सिविल का भी होगा, ये सारे इस कमेटी का हिस्सा होंगे। नाउ दे विल सिट अगेन
All the proposals received from the various departments will be given to them and they will re-evaluate it and they may ask the student to present again. ठीक है? Not compulsory, but Not compulsory, but they may ask. They find कि there is some student जो कि बहुत अच्छा है, इसको हमें सुनना चाहिए, या बहुत वीक है, ये गलत पास होके आ गया, दे में आस्क के जी ओके जी हमजा आप आए दोबारा प्रेजेंट करें इनके सामने, ठीक है, बट फैकल्टी मेंबर ठीक है जी. सो जीएससी इज द कैंपस लेवल formal committee which again evaluates the proposals, TH1 proposals. So they are given that opportunity, they may ask the student to present. अब अगर मैं टाइमलाइन देखूं तो आपका सेमेस्टर स्टार्ट हुआ सितंबर में, दिसंबर में ईसीपी होगी, एक महीने तक वो अपने मुख्तलिफ अटेम्प्ट्स करेंगे और से जनवरी में दे विल सेंड योर केसेस टू जीएससी एंड देन जीएससी विल कंडक्ट इट्स इवेंट और वो अपने उस पर्टिकुलर डे के अंदर दे में आस्क जी आप दोबारा आके प्रेजेंट करें. और अगर आप इनके स्टेज भी क्लियर कर जाते हैं, इट मींस यू हैव क्लियर्ड द कैंपस लेवल decision makers. Now the case would be sent to university level committee, and university level committee is GSRMC, Graduate Student Research Management Council. इस्लामाबाद कैंपस के सारे केसेस जीएससी फॉरवर्ड करेगी, पेशावर कैंपस की जीएससी भी फॉरवर्ड करेगी, खरासुल खैमा कैंपस की जीएससी भी फॉरवर्ड करेगी और अब एक कमेटी बैठेगी किसी एक कैंपस के ऊपर. दे मे सिट एट पेशावर, दे मे सिट एट इस्लामाबाद, दे मे सिट एट रासुल खैमा, and they will conduct another meeting for all the proposals from various campuses. And there the committee composition is Vice Chancellor chairs this meeting, all the deans and head of departments of various campuses, they are available either physically or online, and there are 2 external members from outside university who will be part of this committee, and they will one by one again see all the proposals. There is a template, a short template, एक तो बड़ा रेगुलर टेम्पलेट है ना जो कि आपने जो आप अभी ढूंढेंगे आपको मिलेगा, ठीक है. फिर आपको एक और टेम्पलेट मैं बताऊंगा जो कि इनके लिए है, जिसमें आप अपने उस प्रपोजल डॉक्यूमेंट का क्रक्स डालते हैं शॉर्ट के जी मेरा मेथड ये था, मेरा डाटा एनालिसिस टेक्निक ये थी, यानी 3-4 चीजें, क्योंकि ये हर चीज नहीं देखते, ये ब्रॉडली ब्रश करते हैं कि ओके जी टाइटल ठीक है, प्रोसेस ठीक है, डाटा अप्रोच ठीक है, सॉफ्टवेयर ठीक है, या हार्डवेयर ठीक है, तो दे, और अगर उनको डाउट नजर आए तो दे मे फेल अगेन. सो अगेन दे मे ऑल्सो आस्क एनी स्टूडेंट टू कम एंड प्रेजेंट टू देम, राइट. सो नाउ मैं लूप क्लोज करता हूँ. ईसीपी पे आप अपीयर करेंगे, ईसीपी से पास होके जाएंगे आप जीएससी के अंदर, जीएससी से पास होके जाएंगे आप जीएसआरएमसी के अंदर, और जीएसआरएमसी जब सबको पास कर देती है तो उस मीटिंग के एक मिनट्स इशू होते हैं, जिसके बाद आपका TH1 क्लियर हो जाता है. स्टूडेंट को जनरली स्पीकिंग जीएससी और जीएसआरएमसी का नहीं पता चलता, ठीक है, लेकिन वो इस प्रोसेस का हिस्सा है जो कि आपके थीसिस 1 के अप्रूवल को डिले कर सकता है अगर आपके थीसिस में कोई इशू है. टेक्निकल कमेटी जो है आपकी वो ईसीपी ही है, दे आर द एक्सपर्ट, वो आपके अपने डिपार्टमेंट के हैं. तो अगर आप ईसीपी से क्लियर हो जाते हैं तो मोस्टली 99.99 टाइम्स आप जीएससी से भी क्लियर हो जाएंगे, जीएसआरएमसी से भी क्लियर हो जाएंगे, अगर कोई बहुत मेजर फ्लॉ नहीं है. लेकिन कोई एक 001% वाला बंदा जीएससी से भी वापस आ सकता है और जीएसआरएमसी से भी वापस आ सकता है कि जी आपका TH1 क्लियर नहीं हुआ, आप TH1 दोबारा रजिस्टर करें अगले सेमेस्टर में, दिस अ पॉसिबिलिटी, ठीक है. सो ये सारा प्रोसेस एक सेमेस्टर में पूरा हो जाता है. दिसंबर में शुरू होगा, जनवरी में जीएससी होगी, जनवरी के एंड पे जीएसआरएमसी होगी. तो जब नया सेमेस्टर फरवरी में शुरू होगा तो आपको पता होगा जी कि मैं क्लियर कर गया हूँ या नहीं क्लियर किया, या कोई इशू है, मेरे बहुत मेजर इश्यूज हैं, इनको रिवाइज करके मैं रीसबमिट करूं, अगले जीएसआरएमसी में जाऊं, हो सकता है अगली जीएसआरएमसी जल्दी हो जाए, ठीक है, बट अगेन इट 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 डिपेंड्स. तो TH1 क्लियर हो गया आपको. नेक्स्ट स्टेज जब TH1 क्लियर हो जाए तो नेक्स्ट सेमेस्टर में आप TH2 में चले जाते हैं. TH2 इज द फाइनल थीसिस डिफेंस, जिसके अंदर क्या रिक्वायरमेंट होती है कि आप अपना काम करें, इम्प्लीमेंटेशन करें, रिजल्ट्स लें और
उसको लिखें एक थीसिस फॉर्म के अंदर, और वो डॉक्यूमेंट अपने सुपरवाइजर से अप्रूव करके अगेन पीछे ऑफिस को जमा कर दें कि जी ये मेरा काम कंप्लीट हो गया है, ये मेरा थीसिस है, आप मेरा थीसिस डिफेंस कराइए। थीसिस डिफेंस में फॉर्मेलिटीज कम है। इट वुड बी अ फाइनल थीसिस डिफेंस जिसमें आपका सुपरवाइजर बैठेगा, एक एक्सटर्नल मेंबर बैठेगा और एक इंटरनल मेंबर बैठेगा। 20% सुपरवाइजर के पास होंगे, 40% एक्सटर्नल के पास होंगे, 40% इंटरनल के पास होंगे। और ये आपको जो ग्रेड देंगे वो ग्रेड आपका TH2 में भी लगेगा, TH1 में भी लगेगा। ये आपको अल्फा दे देते हैं, तो पहले 3 क्रेडिट आवर्स में भी अल्फा लग जाएगा और अगले में भी अल्फा लग जाएगा। अगर आपको ये चार्ली दे देते हैं तो आपके दोनों में सी ग्रेड लग जाएगा। और ये अगेन TH2 यानी अगला सेमेस्टर जो है, जब अपना आप काम कर लेते हैं, अगर आप जल्दी कर लेते हैं तो जल्दी से अपना आप काम सबमिट कर सकते हैं। से आपने फॉल में काम TH1 किया और स्प्रिंग के पहले महीने में आप रेडी हो गए, आप तेज पेस पे चले थे, तो आप अपना थीसिस जमा करा सकते हैं। और एज सुन एज द नेक्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट्स यू कैन डिफेंड योर थीसिस। रजिस्टर करें, 2 दिन बाद डिफेंस कर लें। तो एज अर्लियर एज देखा जाए तो आपका थीसिस का फेज जो है वो 1 सेमेस्टर प्लस 10 डेज में पूरा हो जाता है। और अगर रेगुलर चले तो 2 सेमेस्टर में पूरा होता है। और अगर से आप पूरे सेमेस्टर में पूरा नहीं करते तो आप अगले सेमेस्टर में कॉन्टिन्यूएशन फीस पे करके अगले सेमेस्टर में मजीद मूव कर सकते, तो आगे भी जा सकते टिल द टाइम 4 साल पूरे ना हो जाए। 4 साल मैक्सिमम लिमिट। आई होप सारी चीजें अभी क्लियर हो गई है, लूप क्लियर हो गया। आपको कोई क्वेश्चन है तो बताओ। एनी क्वेश्चन? सिंपल। अच्छा जी। ओके, सो हमने जो चीज़ क्लियर कर ली, मैंने आपको कुछ फॉर्मल चीज़ें बता दी और मैंने यूनिवर्सिटी की कुछ पॉलिसीज भी डिस्कस कर ली। अभी हम एक शॉर्ट सी ब्रेक करते हैं, और उसमें यह कि मेरी ख्वाहिश ये होगी कि आप अब इस टाइम पीरियड के अंदर जो भी मैं आपको देता हूँ, आप एक्सप्लोर करें अपने लैपटॉप्स के ऊपर, अपने स्मार्टफोन्स के ऊपर, कि आप किस प्रॉब्लम एरिया में रिसर्च करना चाहेंगे। राइट। अच्छा, इसके लिए आपने अब तरीके मैंने आपको बताए हैं, उन तरीकों को दिमाग में लाएं और फिर एक्सप्लोर करें। आप उस पे फॉर्मल सर्च इंजन्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, इनफॉर्मल सर्च इंजन्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं आई वुड लाइक टू लिसन टू यू फर्स्ट, कि आपने कैसे अपने एरिया को थोड़ा सा शॉर्ट किया या लेकर आए, और उसमें क्या गलतियां की, फिर उनको हम रिफाइन करेंगे कि नहीं यार ये आपका तरीका ठीक नहीं था। देर आर बेटर वेज टू एक्सप्लोर अ पर्टिकुलर टॉपिक एंड गेट समथिंग। मेरी ख्वाहिश ये होगी कि आप ना सिर्फ अपने प्रॉब्लम डोमेन को निकाल लें, बल्कि चूंकि ये एक फॉर्मल रिसर्च है तो उससे रिलेटेड कुछ रिसर्च पेपर्स भी इस दौरान एक्सप्लोर करें, डाउनलोड करें। ठीक है। एंड वी विल डिस्कस वन बाय वन। आपको मैं यहाँ खड़ा करूंगा, आपसे पूछूंगा जी कैसे किया आपने और क्या आपका पेपर्स कौन से हैं जो आपने फिगर आउट किए। ठीक है। सो आई कैन गिव यू से, अभी मेरे पास 10:35 हो रहे हैं। वी कैन मीट अगेन अराउंड 11:15। ठीक है, आप अपनी कंफर्टेबल स्पेस में बैठ जाएं। इंटरनेट के पासवर्ड अगर आप अपना अगर है तो आप ले लीजिए, नहीं तो यहाँ का पासवर्ड आप ले लीजिए। मिल जाएगा आपको पासवर्ड, आप ये मोहसिन साहब से आप मिल ली, आप बल्कि एज आप मिल लें तो आप पासवर्ड ले लें, वो आपको पासवर्ड दे देंगे। तो आप एक्सप्लोर करें, यहाँ बैठना चाहते हैं, साथ वाला कमरा चेंज हमने करना है उसको आप कंफर्टेबल कर लें। एंड देन वी मीट अगेन से एट 11:15। और आई विल बी डिस्कसिंग यू, आप आएंगे और मुझे बताएंगे वन बाय वन के कैसे किया आप। I can give you more time as well because we have a lot of time. ये हमारे पास 6 घंटे हैं। We need to explore it in a positive way and in a, I would say, कि comfortable way। तंग भी नहीं पड़ना कि हम जो है ना वो एक बाय द एंड एक दूसरे के बाल नोच रहे हो। तो तरीके से गैप के साथ रिलैक्स होके भी काम करना है। काम भी हम करेंगे लेकिन ये कि उसको एक पॉजिटिव तरीके से भी लेके चलें। ठीक है सर, हम एक 10 मिनट की ब्रेक कर लें थोड़ा 5 मिनट। ठीक है, ऐसा कर लीजिए, आप ब्रेक कर लीजिए, 10-15 मिनट की ब्रेक कर लें आप हमारे आप चाय पानी पीना चाहते हैं पिए, और से उसके बाद बैठ जाएं आराम से। और हम 11:30 डिस्कस कर लेंगे। कमरा आप चेंज कर लीजिएगा, उसका एसी शेसी ऑन करा लें और एक्सप्लोर करें। और मुझे सॉरी आपका नाम मैं भूल गया हूँ दोबारा। शामिर, शामिर आपने मुझे मैसेज करके फिर बताना है कि यू आर रेडी। मैं आई बी हियर। ठीक है। और कोई क्वेश्चन है तो बताइए मुझे। सर, ये हमारी क्लास हर बार इतने टाइम की होगी, 5 to 6 आवर्स? मैं तो कोशिश करता हूँ कि अपनी टाइम पूरा करूँ। थोड़ा सा
हाँ, तो लेकिन ये कि हम इसको कंफर्टेबल तरीके से कोशिश करेंगे कि लेके चले। कोई एक आध वीक में हम ऑनलाइन भी करेंगे। आई ट्राई के ऑनलाइन क्लास। एक आध वीक में मैं आपको वीडियो लेक्चर्स भी सिर्फ दूंगा कि जी इस वीक में आप ये वीडियो लेक्चर्स हैं, इनको देख लीजिए। एंड अच्छा, इसमें अच्छा कि आपने क्वेश्चन कर लिया। मेरी ख्वाहिश ये होगी कि जो भी हम पढ़ें, इसकी एक समरी आप बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट या बाय द स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट वीक मुझसे आप शेयर करेंगे इस वीक में आपने क्या चीज की। दिस इज required from the on-campus students as well as the distance learning students जो से अभी यहाँ पे नहीं है, कोई अगर से बाहर किसी और शहर में है, वो भी इसको सुने और सुन के एक समरी सी बनाए कि क्या उसने इस लेक्चर में समझा पढ़ा, की पॉइंट्स। ठीक है, तो ये आपसे भी रिक्वेस्ट होगी। आई आई गिव वेटेज टू इट। दिस शोज कि आपने क्लास में अटेंटिव भी रहे हैं आप, और प्लस ये कि लेक्चर्स अगर देखने तो लेक्चर भी देखें। तो ये एक पैटर्न हम सब ने करना है। और बाकी ये कि क्लास में अवेलेबल रहे, अटेंडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप जितना ज़्यादा आपकी शक्लें मुझे याद होंगी उतने अच्छे ग्रेड आपके आएंगे। जितने आप गायब रहेंगे उतना आप डिसकंटिन्यू कर जाएंगे, क्योंकि चीज़ें चलती रहेंगी, बीच में चीज़ मिस कर जाएंगे, अगली चीज़ लिंक नहीं हो पाती। फिर या तो लेक्चर देख कर आए जब नेक्स्ट टाइम आए, क्योंकि वीडियो लेक्चर अवेलेबल होगा। कुछ चीज़ें बीच में शायद बाज़ वक़्त नहीं रिकॉर्ड होती, वो शायद आपको इशू हो, वो अपने आप सीयर से इन टच हो। ये होपफुली हर क्लास में होंगे, तो इस तरीके से चलेगी। सर मैं आज आउट ऑफ सब्जेक्ट का सवाल करता, लेकिन क्योंकि आपकी फर्स्ट क्लास थी, मेरे कुछ कंफ्यूजन थी, मैं इसलिए कोशिश की कि मैं आऊँ फेस टू फेस आपकी क्लास अटेंड करूँ। सर यहाँ एक मिथ बना हुआ है, एक मिथ है कि मतलब फीस बहुत लंबा हो जाता है, आप स्टूडेंट डराते रहते हैं, खुद भी नहीं करते, दूसरों को भी कि आप बस कोर्स वर्क करो, डिग्री कंप्लीट करो, यहाँ से निकलो। तो अगर एक बंदा काम करे डेली के बेस पे टाइम दे या वीक में 2-3 दिन दे, तो टाइम के साथ कितना टाइम मैक्सिमम हमें। देखिए, दिस में आपका सवाल बहुत अच्छा है और बहुत पर्टिनेंट है। मैं इसको इस तरह से एड्रेस करता हूँ कि रिसर्च इज ऑलवेज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। इसमें कंसिस्टेंसी चाहिए। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपके इर्द गिर्द बहुत सारे आपके खानदान में राइट लाइफ लोग होंगे, आप कहते हो कि यार ये इतना नैला आदमी था, ये पीएचडी कैसे कर गया। ऐसे लोग हैं ना, आप जी देखते बिल्कुल। होंगे यार कि यार ये तो यार डिजर्व ही, तो नालायक आदमी था लेकिन फिर भी पीएचडी कर गया। और ऐसे लोग भी नजर आएंगे यार कि इतना लायक आदमी था, ये पीएचडी छोड़ के आ गया, ये इसने आगे नहीं चल पाया। इसके पीछे सिर्फ एक रीजन होती है, पानी गिरता रहे ना पत्थर के अंदर, सुराख हो जाता है। रिसर्च ये है कि अगर आप डेली 15 मिनट दे रहे हैं, डेली आधा घंटा दे रहे हैं, डेली 5 मिनट दे रहे हैं, आपकी रिसर्च टाइम के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। रिसर्च या थीसिस सिर्फ वो बंदा नहीं कर पाता जो कि गायब हो जाता। एक दिन पढ़ा, बहुत जान लगा के पढ़ा, और उसके बाद पूरा महीना गायब। तो रूल क्या है, ये रूल हर चीज में एप्लीकेबल है कि आप डिसाइड कर लें कि जी मेरा ये 5 से 6 का जो टाइम है ना, चाहे दुनिया इधर की इधर हो जाए, इसमें मैंने अपने डॉक्यूमेंट खोलना है, अपनी लैपटॉप को खोलना है, और मैंने पढ़ना है, सिर्फ अपने रिसर्च से रिलेटेड काम करना है। समझ गए? अगर आपने ये आदत बना ली तो आई गारंटी यू कि आप एक सेमेस्टर से पहले ही अपना रिसर्च काम कंप्लीट कर चुके हो। आप उस कोर्स वर्क से पहले थीसिस कर जाएंगे। लेकिन अगर आप में आदत नहीं है, आप टिक के नहीं बैठ सकते। ऐसे होते हैं ना लोग, वो वालीपन होता है उनके अंदर ना, बस मर्क्यूरियल नेचर होती है, वो एक जगह बैठ ही नहीं सकते, 5 मिनट नहीं बैठ सकते। ऐसे बंदे को थीसिस नहीं करना चाहिए, वो नहीं कर सकता। थीसिस वो बंदा कर सकता है और टाइम पे कर सकता है और खुशी से कर सकता है। काम वो करना चाहिए जिसमें खुशी हो आप। अगर खुशी नहीं है तो फिर तो फायदा ही कोई नहीं है ना जिंदगी में। हर वो काम जो खुशी वाला नहीं है वो करना ही नहीं चाहिए। तो खुशी उसी को होती है जो टिक के बैठ सकते हैं। तो अगर आप अपने ऊपर ये रूल लगा सकते हैं कि जी मैं रोजाना कुछ टाइम दूंगा, वो कुछ टाइम आप पे है। आप आधा घंटा दें, आप 15 मिनट दें, आप घंटा दें, आप 2 घंटे दें। अगर आपको मजा आएगा तो आप 2 घंटे भी देंगे, 4 घंटे भी देंगे। वो अब एक एक आई वुड से कि एक फजी एक आंसर है। लेकिन आपके सवाल का जवाब ये है कि कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप बहुत जल्दी कर लोगे अगर रोजाना टाइम दोगे, फिर आपको नहीं डरना चाहिए। आपको डरा वही लोग रहे हैं जो कि खुद कंसिस्टेंट नहीं है। वो आप एक दिन काम करते हैं, फिर ना वो सुपरवाइजर को नजर आते हैं, ना खुद कुछ करते हैं, फिर आते वो यही हैं। बन जाता है कि ये सुपरवाइजर आपको नहीं छोड़ेगा, नहीं काम मतलब आपको फ्री नहीं करवाएगा, तो वो मतलब देखो, हमारा। सुपरवाइजर जो है ना वो स्टूडेंट के साथ चल रहा होता है। वो अगर आप सुपरवाइजर को टाइमली ब्रीफ करते रहेंगे। देखिए, मैंने अपना थीसिस कर लिया, हर सुपरवाइजर ने अपना थीसिस कर लिया, वो आपका थीसिस नहीं करेगा, वो आपको गाइड करेगा।
गाइड कैसे करेगा कि जब आप जाएं तो आप तैयार होके जाएं कि सर मैंने ये काम किया है, मुझे यहाँ प्रॉब्लम आ रही है और इसके ये तीन हल भी हैं, मुझे गाइड कर दें कौन सा हल ठीक है। वो कहेगा हाँ यार ये तीन में से दो ठीक नहीं है, मेरा एक्सपीरियंस ये तीसरा ठीक है, आप इस पे चल पड़ो। आप जस्ट 5 मिनट का आपका इंटरेक्शन है, डू योर वर्क। ही विल नॉट गेट होल्ड ऑफ योर हैंड एंड टेक यू अलॉन्ग। वो इस पे बैठेगा नहीं, आप कहेगा यार लो, मैं खुद कोडिंग करता हूँ तेरे साथ बैठ के, नहीं, ये नहीं करेगा वो आपसे ये एक्सपेक्ट करता है कि आप उसका टाइम बचाएं। वो कैसे बचेगा? आप पहले से प्रिपेयर्ड हो, होमवर्क करके जाएं, ब्लैंक ना जाएंगे सर आप बताओ क्या करना है। ना ना ना, थीसिस आप कर रहे हैं, ये बड़ी गलत फहमी होती है। थीसिस सुपरवाइजर नहीं कर रहे, थीसिस आप कर रहे हैं। आपकी नॉलेज इस एरिया में उस सुपरवाइजर से ज्यादा होनी चाहिए। वो अपने एक्सपीरियंस की बेस पे आपको गाइड ये करेगा कि भाई आप जो ये चार रास्तों पे जाना चाह रहे हो ना, ये तीन रास्ते ना जाओ, इन पे आगे खाई है, मैं इस पे जा चुका हूँ। वो आपका वो टाइम बचाएगा। समझ गए बात? अगर आप ये प्रोसेस जितनी जल्दी सीख लेते हो उतना फास्ट जाओ। ठीक है, लेकिन एक अगेन एक बात है, थीसिस इज अ लिटिल ट्रबल्ड वे, कोई इसमें शक नहीं है। लेकिन यही तो इसमें लर्निंग भी है। जो ट्रेनिंग या सिखाई है वो क्या है, जब आपको मसले मसाइल आते हैं, धक्के पड़ते हैं, तो आप जिंदगी में सबसे ज्यादा सीखते हैं। स्मूथ रास्ते पे तो आप सीखते ही कुछ नहीं है। तो वो एक पहलू जहन में रखो कि मसला तो है, टाइम थोड़ा ज्यादा लग सकता है, लेकिन उसका अल्टीमेट लॉन्ग टर्म बेनिफिट ज्यादा है। और दूसरा सर कि जब हम किसी से एनरोल करते हैं तो क्या यूनिवर्सिटी हमें वीक डेज में तो नहीं बुलाएगी? नहीं, थीसिस इज एनरोलमेंट इज योर, यू एंड योर सुपरवाइजर। आप चाहे उससे सॉफ्टवेयर में मिलते हैं, आप कॉल पे मिलते हैं, आप व्हाट्सएप पे मिलते हैं, आप फेसबुक पे मिलते हैं, आप कहीं फिजिकली मिलते हैं, इसके कोई क्लास आवर्स नहीं। क्रेडिट आवर्स तीन है, बट दैट इज योर कमिटमेंट विद द सुपरवाइजर। जब जब वो आपको वो टाइम आप देंगे। जब उसे टाइम ले, वो टाइम दे नहीं, आप टाइम ले, पकड़े उसके पीछे रहे, तब वो टाइम देगा, अदरवाइज वो कभी टाइम नहीं देगा। ठीक है। तो वो इंशाल्लाह उस पर भी हम थोड़ा सा कवर करेंगे कि सुपरवाइजर के साथ किस तरह से आपने हैंडल करना है। लेकिन ठीक है, वैलिड क्वेश्चन है आपके। ठीक है। और भी कोई चीज़ हो तो वी कैन डिस्कस आफ्टर दी ब्रेक। तो अभी आपने 10 मिनट तो गुजार ही दी अपनी ब्रेक के, तो चलिए इसको थोड़ा आगे कर लेते हैं। आप ये 11 बजे तक अपनी ब्रेक कीजिए और उसके बाद से मीट अगेन एट 11:45। तो ठीक है जी।